कुछ देर में पहले टोल फ्री नंबर नहीं सॉरी व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का टोल फ्री नंबर हटा दिया है, उस पर ध्यान मत दीजिए। व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हम तक रीच आउट कर सकते हो। जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, आप लोग रीच आउट करें। लाइए भाई, मार्केट्स वेडनेसडे का दिन थोड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि कल शाम को आए थे यूएस के महंगाई दर के आंकड़े। हालांकि इन्फ्लेशन तो कूल ऑफ हुआ, 3.4% वाला मंथ ऑन मंथ 3.1% पे आया, पर एक्सपेक्टेशंस थी कि ये 2.9% रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहा महंगाई, पर उससे ज्यादा दिक्कत पता है और क्या है कि अब तक हम लोग कहते थे फूड और फ्यूल, इनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस बार के आंकड़ों का इंटरनल्स अलग ही है। फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तो अपन कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। वो दरअसल कोर इन्फ्लेशन जो है वो तो उल्टा बढ़ गया है। तो ये हो गया अब सरदर्द वाली बात, और हम उस कगार पे खड़े थे कि फेड इन्फ्लेशन टेम कर पाएगा और ब्याज दरें घटाने के सिलसिले की शुरुआत करेगा। जब फेड करता तो हमारा आरबीआई एक्नॉलेज करता, जब फेड करता तो मेरे ख्याल से हम लोग यहां पे स्टैंड्स बदलते और अगली पॉलिसी में शायद ब्याज दरें घटाते। इसीलिए यहां पे टाइमलाइन पेग हो रही थी जून की और अगस्त की। जून में स्टैंड्स बदलेगा, अगस्त में दरें घटना शुरू होंगी। अब उनका टाइमलाइन अगर गड़बड़ाएगा तो अपना टाइमलाइन गड़बड़ाएगा, और वैसे भी उनका टाइमलाइन गड़बड़ाएगा तो उनके यहां से फ्लोज के इश्यूज आएंगे। सब कुछ है, तो वो सबका खामियाजा था। पर क्या हुआ, 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा था, और 200 पॉइंट कल की क्लोज पे मतलब 740 पे मतलब 540 530 के जोन पे खुलना था। हमारे आज के लोग दरअसल 530 के ही हैं, पर वो जोन कौन सा था, 21,500, जो बहुत एग्रेसिव पुट राइटर्स जहां पे बैठे हुए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स थे। और कल के लोज भी वोलेटिलिटी में क्या थे, 530 540 के थे। तो ये 500 550 का जोन वो था जिसमें शायद थमना चाहिए था, और हम थमे उन्हीं जोन्स पे आकर, और वहीं से थोड़ी बहुत रिकवरी आपकी स्क्रीन पे। तो वो 530 जो इंटरडे में गया था वो 650 660 पे कामकाज कर रहा है, 130 पॉइंट इनके लोज से रिकवर होके। तो उस तरह के अप डाउन के बाद बट ऑफ सेल नहीं करना था, वॉच आउट करना था, और वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से भारतीय बाजार घूमते हुए क्या उस जगह टच करने के बाद थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी का मूड। खैर दायरा ऊपर की तरफ भी डिफाइंड है। पहले हम 22,000 के ऊपर जा रहे थे बार बार, तो सप्लाई के ओवरहैंग्स बन रहे थे, रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 22,000 नहीं 21,800 से ऐसा हो रहा था। तो डिफाइंड लेवल्स है, 21,500 नीचे, 21,800 ऊपर की तरफ। उसके बीच में भारतीय बाजार इस समय झूलता हुआ। खैर सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं, मार्केट वाकी जो टिकर टीम ब्यूटीफुली आपको हमेशा की तरह दिखाती रहेगी शो के दौरान। आज देहरादून जाना है, बेंगलुरु जाना है और मुंबई की क्वेरी सॉल्व करनी है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। और आस्था ने कहा था कि वो वैलेंटाइन स्पेशल भी कुछ बताएंगी स्टॉक वॉक। मैं बताऊंगा आस्था क्या है वो, सुबह से आज जो प्रोड्यूसर साहब ने बना रखा है, पर वो बात की कहानी। अच्छा, आप सबको वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं, और साथ साथ बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। दीपाली मैम के पास जा रहा हूं देहरादून से। दीपाली पूरी स्क्रीन पे। दीपाली जी हाय, गुड आफ्टरनून। दीपाली मैम क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, और कैसा चल रहा है शेयर बाजार में कामकाज? लास्ट ईयर तक तो अच्छा था, लेकिन ये 2 महीने कुछ खास अच्छे नहीं रहे। हाँ। तो कितना टाइम हो गया? मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। तो पहला दूसरा साल अच्छा था, अभी मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। हाँ, इवन लास्ट ईयर काफी अच्छा था, दिसंबर अच्छा था, नवंबर अच्छा था, बट जनवरी मिड से थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। तो क्या करते हो आप, ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए उठाए थे स्टॉक्स? मैं दोनों चीजें करती हूँ। गड़बड़ाए का मामला दोनों ही गड़बड़ा गया पूरी तरह से? थोड़ा कुछ इंट्राडे में मुझे हुए लॉसेस, लेकिन वो रिकवर हो गए थे। बट अभी मैंने कुछ 2 शेयर्स उठाए हुए थे जनवरी से, जो मुझे थोड़ा लॉस दिखा रहे हैं। और उन्हीं से जुड़ी क्वेरी है क्या? पहला कौन सा है उसमें? ICIL। ICIL इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज है ना? हाँ 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 हाँ। इसमें मैंने मुनाफा भी बहुत कमाया है लास्ट ईयर तक, बट अभी मैं थोड़ा अटक गई हूँ इसमें।
कितने भाव पे कितनी क्वांटिटी मैम? मेरे पास इसके 723 शेयर्स हैं। हाँ, लगभग 281 पर। तो बहुत बुरा नहीं है, आपकी बाइंग से के आसपास ही खड़ा हुआ है ना? हाँ, लेकिन बीच में मुनाफा अच्छा दिख गया था ऐसा? बीच, हाँ एग्जैक्टली। भाई आस्था, इंडो काउंट, होम टेक्सटाइल्स, क्या करना चाहिए स्टॉक में? मेरी बाइंग के मैंने एक समय 300 सवा 300 तक के भाव देखे, अब वो ठंडे पड़ रहे हैं। ऐसे में क्या करा जाए? अब खरीद के कुछ नीचे भी आ गया 8-9 रुपए, प्लस दलाली जोड़ दूं 10-12 रुपए का नुकसान चल रहा है। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए इंडोकॉम की बात करें तो नतीजे तो ठीक आए थे। इनफैक्ट इनके ग्रॉस मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि कॉटन की प्राइसेस टूटी थी। और अब चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि ये तेजी थोड़ी-सी दिखाना चालू कर रहे हैं, पर बढ़िया कंफर्मेशन आएगी 280 के ऊपर। पर मैम आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे आपकी होल्डिंग में, आप बिल्कुल बने रहें अपनी पोज़ीशन में। स्टॉप लॉस चाहें तो आप एक रख सकते हैं अराउंड द लेवल ऑफ 240। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अगर इसने इस हफ्ते का क्लोज 280 के ऊपर का दे दिया, तो चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये फिर से तेज़ होगा और फिर 300 से लेके 315 तक के लेवल्स भी दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो रिजल्ट्स ठीक हैं, चार्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़ा-सा पॉजिटिविटी दिखाने की, जिसे मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप बने रहें अपनी पोज़ीशन में, जो स्टॉप लॉस मेंशन किया गया है उसके साथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉप लॉस के साथ मैम होल्ड करो। होपफुली जो लेवल्स पहले दिख रहे थे उसी की तरफ वापस बढ़ सकता है, ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती इस स्टॉक में। बेंगलुरु से रेणुका पाटिल जी स्क्रीन पे। रेणुका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रेणुका मैम, आप ऑफिस में बैठे हो क्या? नहीं सर, घर में ही हूँ मैं। अरे वाह, अच्छा। रेणुका मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? लास्ट ईयर अगस्त में चालू किया है मैंने सर। लास्ट ईयर अगस्त, तो कुछ महीने हुए। और कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, और फंडामेंटली चुनते हो स्टॉक्स टेक्निकली या कोई मदद कर रहा है? मदद तो मेरा फ्रेंड किया है, ममता बोल के, और कुछ टाइम था मेरे पास इसीलिए करने के लिए सोची थी, अच्छा कर रही हूँ। लास्ट जनवरी से थोड़ा गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो यही बात दीपाली मैम भी कह रही थी, इस जनवरी से मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया सबका। ठीक है, तो जो ममता ने बोले थे स्टार्टिंग में वही स्टॉक्स हैं कि उसके बाद आपने खुद भी कुछ ऐड करना शुरू कर दिया? नहीं, खुद से कर रही हूँ मैं। वो कैसा ट्रेडिंग करते हैं वो बोली थी, उसके बाद में मैं फंडामेंटल्स देखती हूँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ अभी। टू गुड, ठीक बात। रेणुका मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा टीवीएसएससी का आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था। 197 प्राइस है, 76 है मेरे पास। 197 बाइंग है, 76 है। और यहाँ पे भी खूब मुनाफा दिखा था, देखते देखते सब ठंडा पड़ने लगा मामला, है ना? स्टार्टिंग में 2000 उतना ही प्रॉफिट था वो जब आईपीओ अलॉट हुआ था। डायरेक्टर साहब, श्री चक्रा नहीं होगा ये? टीवीएस सप्लाई चेन्स की बात कर रही हैं शायद मैम। रेणुका मैम, सप्लाई चेन्स ना? सप्लाई चेन्स। डायरेक्टर साहब चेंज करिए उस स्टॉक को, 180 पे चल रहा है वो, तो खरीद के नीचे आ गया, इशू प्राइस के नीचे आ गया। यस यस। हाँ, आज तक क्या करना चाहिए भाई? टीवीएस सप्लाई चेन्स, एक समय हमने 250 प्लस भी देख लिया था, पर अब सब मामला ठंडा पड़े चले जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैम प्रॉब्लम कहाँ है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। जो प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है, मेरे हिसाब से 7 से 8% की गिरावट है। ज्यादा ही है, सॉरी 7 से 8% नहीं है, बल्कि प्रॉफिट में गिरावट ज्यादा है। और उसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट इसको अच्छे यहाँ पे वो मूव्स दिखाने नहीं दे रहा है। चार्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे चार्ट्स भी यही दर्शा रहे हैं कि ये तो अभी और ज्यादा डाउनसाइड होगा। मैम मेरे हिसाब से तो आप अभी एग्जिट कर लीजिए, थोड़ा-सा आपको नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन चार्ट्स और फंडामेंटल्स दोनों ही ये बात को अभी तो सिग्नल कर रहे हैं कि अभी तो कुछ बहुत बड़ा रिस्पाइट मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको बहुत लंबा ही वेट करना है और रिस्क ले सकते हैं, तो ही रुके रहिए, नहीं तो थोड़े-थोड़े इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करिए। थोड़े अभी निकालिए, थोड़ा कुछ ऊपर आता है तो वैसे निकालिए, लेकिन इसमें से मैं एग्जिट करने की ही सलाह दूँगी। एग्जिट करने की सलाह। मुंबई से अरुणा मैम स्क्रीन्स पे। अरुणा जी हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अरुणा मैम, क्या करते हो मुंबई में आप? सर आई एम अ होम मेकर और मैंने अभी 5-6 मंथ्स पहले स्टॉक मार्केट में एंट्री लिया है। सबने हाल फिलहाल शुरुआत करी। अरुणा मैम, आपका क्या ट्रिगर बना था? घर पे कोई करता था, कोई फ्रेंड करता है आपका भी, कैसे हुआ? मेरे हस्बैंड 10-12 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में ही है, उनसे इंस्पिरेशन मिला मुझे
और उन्होंने मुझे एक फंड मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और एक टारगेट मुझे दिया 2030 का कि एक अच्छी वेल्थ में कन्वर्ट करो इसको, और खुद से ही सेल्फ एनालिसिस करती हूँ मैं, फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ। हाँ। तो टारगेट दिया है 2030 का, 5-6 महीने sir. पहले दिया है, 6-7 साल अभी इन हैंड है। ये 6 महीने कैसे गए, लर्निंग कर्व कैसा रहा? सर काफी अच्छा रहा मेरा। मैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स जो है उनके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है उनको भी काफी ऑब्जर्व करती हूँ, और आपका ये जो चैनल आता है सास बहू और सेंसेक्स, उससे भी मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला है। पढ़ाई कर रहे हो अपनी खुद की आजकल? सेल्फ स्टडी सर, यस, थोड़ा बहुत मार्केट एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस होते हैं वो सब एनालिसिस करती हूँ, कंपनीज के सेक्टर वाइज एनालिसिस करती हूँ। तो अरुणा मैम, 2030 के उस एग्रेसिव टारगेट जो भी सेट किए आपको आपके हस्बैंड ने, उसके लिए कौन से स्टॉक लेना शुरू करे? पहला कौन सी क्वेरी है? सर फर्स्ट है मेरा दिलीप बिल्डकॉन। मेरा क्वांटिटी है 1111 एंड बाइंग प्राइस है 402। और ये 2030 के टारगेट्स वाला हिस्सा है या कुछ और है, ट्रेडिंग वेडिंग वाला है? सर मुझे क्या करना चाहिए? आपने क्या सोच के लिया था? 2030 के लिए लिया था ये? सर अभी एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी अच्छा चल रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसका कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया, तो इसके लिए ये स्टॉक चूज किया है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब ये बेसिकली 2030 वाला ही है ना कि रखती हूँ वेल्थ हाँ कमाने सर, के लिए? रख सकती हूँ मैं, यस यस। आस्था, ये सही स्टॉक है क्या इंफ्रा पे बेट करने के लिए? हालांकि नंबर अभी आए थे तो बुरे नहीं थे मेरे ख्याल से, स्टॉक भी ठीक है, अब रिकवरी फेज में आ रहा है, बहुत पिट गया था एकदम से। ये रखने लायक है कि नहीं पोर्टफोलियो में? 2030 भूल जाते हैं, इस बीच तो बहुत कुछ डायनामिक्स बदलेंगे इंडस्ट्री के, सेक्टर के, स्टॉक के। फॉर द टाइम बीइंग अच्छा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से या नहीं? देखिए अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिजल्ट्स ठीक ठाक थे और कंपनी का मेन फोकस आ गया है कि आने वाले 2 सालों में वो नेट डेट लेवल पे मतलब डेट रिडक्शन करना चालू करेगी, और वो अगर चीज होती है तो बैलेंस शीट बहुत बढ़िया हो जाएगी मैम। तो ये 2 सालों के लिए अगर स्ट्रेटेजी है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कैंडिडेट है। आप बिल्कुल अपनी पोजिशन में बने रहे। यहाँ पे मेरे को जो नेक्स्ट टारगेट अब ऐसा लगता है कि यहाँ से जो हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 480 तक के रहेंगे। सो 480 490 के ये मैं शॉर्ट टर्म टारगेट दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म चार्ट एनालिसिस। इसके आगे के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पर अभी उन टारगेट्स के लिए आप बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करिए। स्टॉप लॉस फिर भी देना जरूरी है, तो मैं बता देती हूँ स्टॉप लॉस आप तकरीबन जो रख सकते हैं इस में वो 350 का रख सकते हैं। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ 480 से 490 की इनिशियल टारगेट्स के लिए होल्ड करें, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कैंडिडेट अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। आपकी स्माइल बता रही है कि आपने सही चुन लिया। खैर आपके ट्रेड भी ग्रिप में आ गया, आपके भाव से तो 20-30 रुपए ऊपर ही चल रहा है अभी स्टॉक, रख सकते हैं इसको। दीपाली मैम, अगला सवाल। एक मेरे पास IDFC है, जो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1155 शेयर्स हैं 121 के भाव पर। IDFC तो खैर इवेंचुअली IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्ज होने जा रहा है, अब तो रेशियो भी सामने आ गया है। तो एक काम करा जाए, आस्था IDFC के लिए मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट बैंक का आउटलुक जानना ज्यादा बेहतर हो जाएगा इवेंचुअली मेरे लिए। और रेणुका जी का भी शायद सवाल एक IDFC फर्स्ट बैंक पे आने वाला है। रेणुका मैम, आप भी अपना सवाल दाग दो। IDFC फर्स्ट बैंक का 86 रुपीज 55 पैसा है, 150 से शेयर से 86.55 पे। आस्था, क्या व्यू है भाई IDFC फर्स्ट बैंक? IDFC फर्स्ट बैंक बहुत बढ़िया रीरेट हुआ, वो 95 राउंड अबाउट लेवल्स पे कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करे, वहां से थोड़ा सा ठंडा पड़ना शुरू हुआ, फिर वो QIP और सारा मामला ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है। क्या लग रहा है IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से? जिसके पास IDFC कन्वर्जन लेके IDFC फर्स्ट बैंक लेके आने वाला है या ऑलरेडी जो होल्ड कर रहा है, आउटलुक कैसा है इस बैंक का? देखिए आउटलुक अच्छा है, इस बार के नतीजे ठीक थे, लेकिन एसेट क्वालिटी अभी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, तो वो एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन देखा जाए तो चार्ट्स अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और ये वीक हो सकता है, पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अगर ये वीक होता भी है तो होने दें इसको, लेकिन पोजीशन को कंटिन्यू रखना है। स्टॉप लॉस चाहे तो रख सकते हैं पोजीशन पे अराउंड द लेवल ऑफ 70, बड़ा है 80 के हिसाब से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। ऊपर में वापस से अगर तेजी लौटी तो हमें 90 से लेके 93 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे इनिशियल लेवल पे। सो बने रहना है इस काउंटर के अंदर, जो स्टॉप लॉस दिया गया है 70 का, उसके साथ।
IDFC वाले क्या करें, वो भी कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठे क्या? जी आशीष, वापस से रिपीट मैं कह रहा हूँ IDFC वाले क्या करें, वो भी कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठे क्या? आईडीएफसी की बात करें तो मेरे हिसाब से आईडीएफसी लिमिटेड को तो कोई दिक्कत लगती नहीं, उसमें तो आप होल्ड ही रखिए। वहां पे क्या स्टॉप लॉस अगर चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो आईडीएफसी लिमिटेड के लिए अभी मुझे लग रहा है कि लगाना चाहिए वो 103 का रहेगा। तो आईडीएफसी लिमिटेड वाले भी चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं, और नहीं तो होल्ड करके रखिए, वैसे भी मर्जर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बहुत बेहतर है। लंबी अवधि के लिए अच्छा है भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो आईडीएफसी वालों के लिए भी कोई इशू नहीं है। आईडीएफसी बैंक जो होल्ड कर रहे हैं और रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, उनके भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बशर्ते स्टॉप लॉस जो आज तक डीप है फिर भी लगा के रखें, बेहतर होगा। अरुणा मैम, अगला सवाल दिलीप बिल्डकॉन के बाद। सर मेरा सेकंड क्वेरी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके, जो मैंने लिया 111 क्वांटिटी 200,365 के प्राइस से। जीएसके फार्मा, ये कौन सा लगा दिया डायरेक्टर साहब? जीएसके फार्मा दिखाइए। 111 क्वांटिटी 2365 में कहा 2170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा खरीद के नीचे। मेरे ख्याल से नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है। आजकल में नंबर्स आए थे, नंबर्स थोड़े से सबड्यूड से थे। खैर, आस्था अरोड़ा मैम का ये अगला पिक है भाई लंबी अवधि के लिए। कैसा है जीएसके फार्मा? 2024 एमएनसीज के नाम हो सकता है क्या? देखिए, जीएसके फार्मा की बात करें तो ये वाला काउंटर अभी इतना अच्छा नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे। ऑल्दो वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह थोड़ी बहुत ही आई है, म्यूटेड सी है 1% की, और बॉटम लाइन में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई है, बॉटम लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, एज अ होल सेक्टर अच्छा लगता है, पर पर्टिकुलरली इस काउंटर की बात करें नतीजे अच्छे नहीं है मैम। ये आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा वीक ही लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, ये मानते हुए कि थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है, क्योंकि मार्केट जब नतीजे अच्छे नहीं होते तो थोड़ा और पनिश करता है। मैं फिर भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस चाहे तो अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं अराउंड द लेवल ऑफ 1950। अगेन ये डीप स्टॉप लॉस है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस भी मैंने बढ़ा दिया है। 1950 के स्टॉप लॉस के साथ मैम बने रहना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नतीजे इतने मार्केट्स को पसंद नहीं आए तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। लेकिन अगर इसने आगे अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया तो वापस से तेज होकर आपकी कॉस्ट प्राइस जो कि 2300 के आसपास की, वो हमें देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत चला था और नतीजे ने डिसअपॉइंट कर दिया है, तो थोड़ा सा अटकेगा हो सकता है, लेकिन फिर भी फंडामेंटली बुरा नहीं है, होल्ड करा जा सकता है इसको भी। दिलीप बिल्डकॉन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन होपफुली आपके वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेंगे। दीपाली मैम, रेणुका मैम, अरोड़ा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आस्था, मजाक कर रहा था, कुछ ऐसा वैलेंटाइंस डे पिक नहीं लेना मुझे आपसे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और ब्यूटीफुल सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मार्केट्स का एक